Hello everyone. Now let's see the structure of RNA. We'll study the types of RNA in upcoming part. आगे देखेंगे क्योंकि वो जब required रहेगा तब आपको मैं समझा दूंगा. But now let's just see a superficial structure of RNA. In DNA we have seen the nucleotides are there and that nucleotides consist of a sugar, ribose pentose sugar having C4 formula C5H10O4. It was deoxyribose sugar in DNA, where at C1 position a nitrogen base was attached and at C5 position a phosphate group was attached to form a nucleotide. Right? This nucleotide repeats itself. It forms phosphodiester bonds and it forms hydrogen bonds with the adjacent one, and it forms a double-stranded DNA. A double-stranded DNA that we have seen in our previous lecture. Right? अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, this nucleotide in DNA is known as deoxynucleotide. DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं? Deoxynucleotides, because they are without one oxygen. यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे एक OH होना चाहिए था, तो ऑक्सीराइबोस शुगर रहती थी, लेकिन इसमें का एक ऑक्सीजन निकालने के बाद ये डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाती और इसकी वजह से पूरे न्यूक्लियोटाइड का नाम बदल जाता डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, when you are studying the structure of RNA, just add one oxygen here. Just add one oxygen here, so you will get a ribose sugar, exact copy, exact oxygenated ribose sugar. This ribose sugar will be your oxyribose nucleotide. It will form oxyribose nucleotide or simply oxynucleotides. ये deoxy था, अब इसको oxynucleotide बोलने का. And these nucleotides will be repeated in same fashion as that of in DNA, but it will form only a single strand. RNA is always single stranded. Exceptions are there in its types, but it is always single stranded. RNA कभी भी single stranded रहता. DNA is double stranded. DNA हमेशा double stranded रहता. ओके, सो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड रहेगा सबसे पहली चीज, एंड दैट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स और सिंपली योर न्यूक्लियोटाइड्स. शुगर न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीजें रहती, बीएसपी बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप. द बेस इज अगेन नाइट्रोजन बेस. शुगर इज राइबोस शुगर हैविंग फॉर्मूला C5H10O5. डीएनए की शुगर का फॉर्मूला क्या था? C5H10O4. ये डिफरेंस के फॉर्म में याद रखने का है तुमको. 2020 बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे थे डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, 3 मार्क के लिए. नालायकों को 6 डिफरेंस भी लिखना नहीं आते बच्चों को. 2.5 मार्क, किसको 2 मार्क. इतना इजी क्वेश्चन आउट ऑफ स्कोर करने का क्वेश्चन रहता 3 मार्क का. डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन में भी मार्क गए बच्चों के. मीन समझ लो कि तुम आसान क्वेश्चन को कितना लूजली लेते, तुम्हारा स्कोर खराब आता फिर उससे. इवन स्टेट एनसीईआरटी में भी एज कंपेयर टू डीएनए एंड आरएनए व्हेन समथिंग इज आस्क्ड, उसके बारे में कुछ कंपैरिजन पॉइंट पूछते, वहां के भी आसान क्वेश्चन में गलती करके आते. ये चैप्टर में से आसान क्वेश्चन पूछते, लेकिन थोड़ा सा घुमा के ट्रिक बना के गूगली वाले के क्वेश्चन पूछते और बच्चे उसमें फंस जाते. आसान क्वेश्चन के मार्क आसानी से तुम छोड़ के आ जाते और बच्चों का स्कोर डायरेक्टली जो 300 आने रहते हैं वो 250 के पास ही आके खड़े हो जाते. और बाकी के चैप्टर्स में कम करें फिर तो बिलो 200 ही आ जाते डायरेक्ट. यहाँ पे गलती किसकी रहती? सिंपल एकदम चैप्टर है, रीडिंग रहती कड़क एकदम, पढ़े आना रहता. द प्रॉब्लम इज विथ यू दैट यू डोंट रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली. उसको ठीक से पढ़ते नहीं, उसके अंदर की बात क्या पूछ रहे, उसका मीनिंग नहीं समझते, पहले खुद तो भी कुछ तो भी आंसर बना लेते एंड यू जस्ट टिक दैट आंसर. ये जो गलती हो रही, इतना गुस्से में बोल रहा हूं मैं, समझ के लो, क्योंकि ये गलतियां बच्चों ने नीट में किए वाली है, जिसकी वजह से अच्छों का स्कोर 300 कभी नहीं आया. 300 के नीचे जो बच्चा अटके आया, 300 बोल तो छोड़ो, 250 के नीचे. ये गलतियां तुमसे नहीं होना, याद रखो. ये चैप्टर के क्वेश्चन ट्रिकी रहते. मतलब क्या है, आसान होते हुए भी उसमें कहीं ना कहीं एक आधे वर्ड घुमा दिया रहता, जिसकी वजह से वो पूरा मीनिंग बदल जाता एंड देयरफॉर आंसर आल्सो चेंजेस. ऐसी गलती मत होने दो. थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, एटलीस्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के क्वेश्चंस को. ठीक है, सो इस चैप्टर में आप आरएनए डीएनए देख रहे हैं, तो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा. आरएनए में ऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड है. शुगर बस फर्क एक ही है कि ऑक्सीजन 5 रहते, डीएनए में की शुगर में 4 रहते. ओके, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, यहाँ पे भी सेम रहता. It forms phosphodiester bond with C5 position of one carbon and phosphoester bond with C3 position of another carbon of another nucleotide.
okay, on same strand. Similarly, if you keep on repeating these units, these nucleotides, so you will get a chain of nucleotides having a sequence like this. एक ऐसी पूरी चेन तैयार होंगी, okay, and thus you will get a single strand of RNA. ये single strand जो है वही मिलेगी. Again it will have two polarities. This will be 3 bar end and this will be the 5 bar end, because here C5 carbon is present, here C3 carbon is present, और इसके लिए ये एंड को क्या बोलेगा, ये जो आखिरी का न्यूक्लियोटाइड है इसको बोलेगा 3 बार एंड, और ये वाले न्यूक्लियोटाइड को बोलेगा 5 बार एंड. वही बात है. The difference is again in your nitrogen base. There are two types of nitrogen bases, purines and pyrimidines, of which purines are adenine and guanine, and here in RNA the pyrimidines are cytosine and uracil. कल डीएनए में देखे थे मैंने लास्ट लेक्चर में, साइटोसिन के साथ में था थाइमिन, यूरासिल वाज एब्सेंट इन डीएनए. मैंने टीटी लिखा था, कभी भी यूरासिल नहीं रहता डीएनए में. यूरासिल आया तो समझ लेने का वो आरएनए का स्ट्रैंड है. तो यहाँ पे तुम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एडेनाइन आएगा, यहाँ ग्वानाइन आएगा, यहाँ पे साइटोसिन लिए तो यहाँ पे थाइमिन के बदले तुमको क्या लेना पड़ेगा, एक आधा यूरासिल लेना पड़ेगा. अगेन इफ देयर इज बॉन्डिंग is present, if any bonding is there, if is present there, then again bonding is specific complementary base pairing कैसे थी, adenine always pairs with uracil and guanine always pairs with cytosine by means of 2 and 3 hydrogen bonds respectively. इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं एडेनाइन यूरासिल में, और गुआनाइन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं आरएनए में भी. बट जैसे कि मैंने अभी बताया, RNA is single stranded, so it does not form complementary base pairing. उसमें complementary base pairing नहीं दिखती. तुम बताओ, इधर से स्ट्रैंड ही नहीं है तो फिर इधर बॉन्ड किसके साथ में बनाएंगे, ये एडेनाइन ये गुआनाइन ये बॉन्ड बनाएंगे कि किसी के साथ में. डीएनए में कैसा रहता है, एक स्ट्रैंड ये रहता और एक स्ट्रैंड ये रहता, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के आजू बाजू एंटी पैरेलल ओरिएंट हो जाते, और एंटी पैरेलल उल्टे हो जाने की वजह से, ओरिएंटेशन हो जाने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का स्कोप आ जाता है, वो बन जाते हैं. बट इन आरएनए complementary base pairing is absent. In RNA, complementary base pairing is absent because it is single stranded. Therefore, the nitrogen bases are said to be unpaired nitrogen bases. In RNA, nitrogen bases are said to be unpaired nitrogen bases. In DNA, we form base pairs. Paired bases are present. Here, unpaired bases are present. But in some RNA like rRNA, tRNA, you can see the complementary base pairing in some folded region. rRNA में से folds आ जाते, तो यहाँ पे pairing हो जाती. यहाँ पे एडेनाइन रहा तो यहाँ पे यूरासिल, गुआनाइन रहा तो साइटोसिन, ऐसी मिल जाएंगे कुछ RNA में. फॉर एग्जांपल rRNA, we will see the types nextly. So rRNA में ये pairing दिखती. Otherwise, such pairing is not present in the single strand. यहाँ पे नहीं रहती ऐसी pairing. This is single stranded RNA. यहाँ पे आपको pairing नहीं दिखेंगे. यहाँ पे एडेनाइन रहेगा, गुआनाइन यूरासिल, ओके, साइटोसिन गुआनाइन यूरासिल एडेनाइन गुआनाइन ऐसा रहेगा. बट पेयरिंग इज एब्सेंट. सो नॉर्मली व्हाट इज द कंडीशन विद आरएनए? आरएनए डज नॉट शो प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दैट इज इट्स बेसेस आर अनपेयर्ड. दैट इज व्हाट इट मे हैव पेयरिंग इन सम पार्ट्स इन सम फोल्डेड रीजन्स ओनली. ओके, पेयरिंग का समझ में. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस? एक तो प्यूरिन्स तो एडेनाइन और गुआनाइन नीचे, ये डीएनए में भी है. साइटोसिन ये भी डीएनए में रहता है. बस फर्क किसका है, यूरासिल का is present, uracil is present in RNA, thymine is present instead of RNA instead of uracil in DNA. DNA में thymine है, RNA में uracil. ओके, इसके ऊपर बहुत मस्त क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. क्या क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एटीपी, डीएनए एंड आरएनए? Which of the following nitrogen base is present in ATP, DNA and RNA? क्या है आंसर इसका? ये तीनों मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहने वाला नाइट्रोजन बेस कौन सा है? सो डीएनए में क्या रहता है? एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन रहता है, यूरासिल नहीं रहता. ठीक है. आरएनए में एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन, मतलब ये डीएनए और आरएनए में तीन चीजें कॉमन है. लेकिन एटीपी में है क्या तीनों चीजें? व्हाट इज एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. व्हाट इज एडिनोसाइन? इट इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनाइन. इट इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनाइन. मतलब एटीपी में एडेनाइन है, इसमें भी एडेनाइन है, इसमें भी एडेनाइन. सो व्हाट इज द आंसर हियर? द आंसर इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीस थ्री मॉलिक्यूल्स? इट इज योर एडेनाइन. ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते. व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? एक बार वो पार्ट देख लो, फिर आरएनए का आगे का बता देता.
पहले तो अपने 4 न्यूक्लियोटाइड कौन से? 5 ऑलरेडी 11th में बताया वाला है। तुम्हारे नाइट्रोजन बेसिस कौन से है? विच आर द नाइट्रोजन बेसिस? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। थायमिन, यूरासिल। इनके न्यूक्लियोसाइड क्या रहेंगे? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? यस्टरडेज लेक्चर, बेस प्लस शुगर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, राइट। तो एडेनाइन में अगर मैंने शुगर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? एडेनोसाइन, एडिनोसाइन। ग्वानाइन का ग्वानोसाइन, साइटोसिन का साइटिडाइन, थायमिन का थाइमिडाइन या थाइमिडिन, और यूरासिल का यूरिडिन, ये यूरिडाइन। मतलब उसको आइन वर्ड लगा देने का, आईएनई वर्ड लगा देने का, ठीक है। सो यू विल गेट दी न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ दैट न्यूक्लिक नाइट्रोजन बेस। और अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिए तुमने, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिए न्यूक्लियोसाइड में, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, सो यू विल गेट दी न्यूक्लियोटाइड ऑफ दैट नाइट्रोजन बेस। सो उसको सिर्फ एसिड लगा देने का, एडेनिलिक एसिड, ग्वानी डिलिक एसिड, then cytidilic acid, thymidilic acid और यूरिडिन का यूरिडिलिक एसिड। देखो ये चार्ट याद कर लो, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू में पूछते इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा नाइट्रोजन बेस है। सो नाइट्रोजन बेसेस के नाम एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, थायमिन यूरासिल। ओके, उसमें साइड करने का तो एडेनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडिन, थायमिडिन, ओके, यूरिडिन। उसके एसिड एसिड लगा दिए तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाए। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड रहा तो एडनिन, इसको अगर यहाँ पे एडेनाइन लगाया मैंने, डीएनए डीएनए, तो डीएनए में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो डीएनए के लिए ये क्या बन जाएगा पूरा स्ट्रक्चर? दिस इज योर एडेनिलिक एसिड। अगर ग्वानाइन लगा दिया तो ग्वानिडिलिक एसिड, समझ रहा? ओके, देन अगर ये आरएनए के लिए, अगर डीएनए के लिए, आरएनए के लिए बात करें तो नॉर्मल ये यूज कर सकते तुम, लेकिन डीएनए के लिए, सॉरी डीएनए के लिए तुमको डीऑक्सी करना पड़ेगा सिर्फ इसके आगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी और डीएनए में ऐड कर दिए। ये चार्ट आरएनए के लिए यूज करो, इसमें डीऑक्सी वर्ड ऐड कर दो तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल देने का, वो आरएनए अपने डीएनए के लिए वो नोटेशन यूज हो जाए। Okay, so these are the nucleotides, nucleosides that are here, and they form the RNA like this in the form of single-stranded molecule. Okay, again bonds are same here. The diester bond से दो nucleotides जुड़े रहते हैं phosphodiester bond से, and because hydrogen bonds are absent here, so दो strands की बात ही नहीं है। So आपको सिर्फ यहाँ पे ये bond मिलेगा। This bond is called phosphoester bond. This bond is called N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. Okay, so this is how 5 bar and 3 bar and single stranded are. Okay, so now let's see certain differences. अपन differences देखने के पहले आपको ये हो गए बात, स्टेट बोर्ड में आते इसके लिए, प्लस अपने को याद भी करने के differences, वो देखने के पहले what are the properties of an ideal genetic material, वो अपन देखते हैं। what are the properties of an ideal genetic material? You know that DNA and RNA, that is your nucleic acids, they are your genetic material. वो अपना जीन्स का, उनके अंदर जो कुछ कैपेसिटी रहती है जिसकी वजह से वो अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स लेके जा सकते हैं, वही तो इंपॉर्टेंट रहता, और इसीलिए अपन ने उनको जेनेटिक मटेरियल मानने वाला है। चैप्टर की शुरुआत भी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड से मैंने किया था, प्लस आपको मैंने 3 एक्सपेरिमेंट्स बताया जिसमें सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल बोल के अपन ने हेडिंग लिए। उसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखे, एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी का और हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट देखे, जिनका एम ये था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, व्हाट इज योर जेनेटिक मटेरियल, यही उनका ढूंढने का एम था, राइट। सो दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई डीएनए, आरएनए और द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, राइट। तो इसके लिए प्रोटीन्स पे अपन ने शक करे थे, कार्बोहाइड्रेट्स पे उन्होंने डाउट लिए थे कि प्रोटीन जाते होंगे अगली जनरेशन में, कार्बोहाइड्रेट जाते होंगे, बट वो मॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकते। प्रोटीन्स, लिपिड्स, carbohydrates, they cannot act as genetic material. Why only nucleic acids are genetic material? तो वो समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा properties of an ideal genetic material. ओके, तो आपको एनसीईआरटी में जो डिस्कशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, इस पेज से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। प्रॉपर्टीज जो पे आपको हेडिंग दिया है वहां पे तो सबसे पहले नीट 2021 लिख के रख लो, आपको इंपॉर्टेंट है, आने जैसा क्वेश्चन है यहाँ से,
ये पैसेज से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस। ओके, सो आपको पता है, पहले टिक कर लो, ये लिख के रख लो एनसीईआरटी में भी, और रीड करना है आपको खुद से, क्योंकि ये चैप्टर में भी मोस्ट ऑफ द पार्ट रीडिंग वाला पार्ट मैं नहीं लेने वाला हूं। जो पार्ट रहेगा आपको सिर्फ आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा पेजेस वही, बाकी अदरवाइज ऑल द एनसीईआरटी रीडिंग हैव टू बी डन बाय यू ओनली। ओके, सो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे 2021 लिख दिए प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल जेनेटिक मटेरियल या प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो भी दिया है। सो उसमें आपको डिस्कशन जब आप रीड करेंगे, सो यू नो दैट डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए and RNA, both of them can act as genetic material. DNA is the genetic material in all living organisms, except some plant viruses, and some animal viruses, जैसे कि HIV, इसमें RNA रहता, और TMV, इसमें भी RNA रहता। अदरवाइज अपनी बात करो, कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी ले लो तुम, किंगडम एनिमलिया पूरा उठा लो, प्लांटी उठा लो, फंजाई उठा लो, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या रहता? द जेनेटिक मटेरियल इज योर डीएनए। इट इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन बैक्टीरिया। ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर फॉर एग्जांपल टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, एचआईवी, और भी बहुत सारे वायरसेस है, रेट्रोवायरस फैमिली पूरी, सो रेट्रोवायरिडी फैमिली, ओके, सब ग्रुप रेट्रोवायरस। तो उसमें के ये जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियोफेज में क्यूबी बैक्टीरियोफेज बोल के, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं मेरे मन से नहीं दे रहा, एनसीईआरटी में सेकंड लाइन में नेक्स्ट पेज पे ऊपर एकदम क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये एमसीक्यू पूछते, क्यूबी बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या रहता? आरएनए रहता। आपका होमवर्क आरएनए रहता, लेकिन डबल स्टैंडर्ड रहता कि सिंगल स्टैंडर्ड रहता, आपको ढूंढ के निकालने का। ओके, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन क्यूबी बैक्टीरियोफेज? चार ऑप्शंस, SSRNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, SSDNA और DSDNA। ये चारों में से क्या आंसर रहता? क्यूबी में क्या रहता वो आपको ढूंढने का। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला आंसर आपको, जो लोग कर रहे हैं उनको मुझे पता है उनके आंसर आते रहते हैं, बाकी लोग उनका काम है ढूंढना, क्योंकि एमसीक्यू नीट में मिलने वाले। मैं बोल नहीं रहा हूँ, नीट में आएंगे ना जिस दिन, तो उस दिन समझ में आएगा कि सर ने बोला वाली चीज ही चाहिए। क्यूबी वायरस में आरएनए रहता सबको मालूम है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड रहता है डबल स्टैंडर्ड, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, छोड़ के आना पड़ेगा आंसर वहां पे। समझ जरा करो, अब मेहनत को लग जाओ। वी हैव वेरी स्मॉल टाइम, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, और इतने कम टाइम में अपने को रिवीजन भी देने की। ओके, सो क्यूबी बैक्टीरियोफेज में क्या रहता है आपको ढूंढना है। तो इन कुछ दो ऐसे प्रकार से देखा जाए, सो डीएनए कैन ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए कैन ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। RNA can also act as genetic material. But if you come to compare abundance of genetic material, abundant genetic material कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देने वाला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? DNA. DNA is predominantly genetic material over RNA. RNA से ज्यादा दिखता हो, right? So what are the reasons कि why DNA is the better genetic option, genetic material? Why it is the better choice as compared to RNA? So उसके लिए आपको चार प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। There are 4 properties of any genetic material. That 4 properties are, first of all, the genetic material or the chemical that is going to act as genetic material should be able to show replication, should be able to make its copies. वो खुद की कॉपीज बना सके, ऐसी उसमें कैपेसिटी रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, it should also be chemically and structurally and chemically stable। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, it should allow slow changes, that is mutations, slow changes or mutation that help in evolution, and finally it should be able to express itself in the form of Mendelian characters। उसने खुद को मेंडेलियन कैरेक्टर्स मतलब जीन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते आना चाहिए, उसके ऊपर से कुछ तो भी एक्सप्रेशन आना चाहिए, कोई तो भी कैरेक्टर उसको डिनोट करते आना चाहिए। ओके, सो ये थे चार प्रॉपर्टीज, ये चार प्रॉपर्टीज रहते। अब एक एक को 1 by 1 डील करते। ओके, रिप्लिकेशन
मीन्स व्हाट, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, एबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, खुद की कॉपियां बना सकना। ओके, सी डीएनए कैन मेक इट्स ओन कॉपीज बाय रिप्लिकेशन, अपन देखने वाले। आरएनए कैन आल्सो मेक इट्स कॉपीज। ओके, आरएनए भी खुद की कॉपी बना सकता है बाय ट्रांसक्रिप्शन, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की खुद की कॉपी बनाना रिप्लिकेशन, आरएनए की कॉपी बनाना ट्रांसक्रिप्शन। रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन मींस बोथ ऑफ दिस कैन मेक देयर ओन कॉपीज, मतलब दोनों ये पहले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट, अरे बराबर है क्या, फर्स्ट क्राइटेरिया दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, देन व्हाई नॉट प्रोटीन्स? प्रोटीन्स कैन नॉट रिप्लिकेट। व्हाई प्रोटीन्स आर नॉट जेनेटिक मटेरियल? बिकॉज दे डू नॉट शो फर्स्ट कैपेसिटी। कार्बोहाइड्रेट्स दे आल्सो डू नॉट शो फर्स्ट कैपेसिटी। बनते क्या प्रोटीन से? वैसे प्रोटीन्स, अगर अपने को प्रोटीन्स बनाने का तो डीएनए लगता, प्रोटीन से प्रोटीन्स नहीं तैयार होते, वो खुद की कॉपी नहीं बना सकते, लेकिन डीएनए खुद की कॉपी बना सकता, आरएनए खुद की कॉपी बना सकता। Among DNA, RNA and proteins, why proteins cannot act as genetic material? Because they lack first criteria. पहले क्राइटेरिया कौन फॉलो नहीं करते? प्रोटीन्स, therefore they are not genetic material. दूसरा, both are structurally and chemically stable. Both are structurally and chemically stable. So अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता और वो पूरा उसके पेयर्ड रहते नाइट्रोजन बेसिस, एक 5 बार एंड, एक 3 बार एंड, राइट, ऐसे एंड्स रहते। वो एंड्स पे उसके बराबर फॉस्फेट ग्रुप, ओएच ग्रुप, उसके अंदर थायमिन रहता, बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चरली स्टेबल हो जाते। जबकि प्रोटीन्स को हिट करे तो हिट करने के बाद वो टूट जाते, प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाता। जब अपन दूध को गर्म करते, उबाल देते, तो उसका जो कैजिन प्रोटीन थोड़ा सा लूज हो जाता, जिसकी वजह से उबाले वाला दूध पीना अपने को इजी जाता, अपन पचा सकते। लेकिन कच्चा दूध अगर तुम पिएंगे बिना उबाल के तो तुम्हारे बॉडी को थोड़ा सा मुश्किल जाता, पेट दुखता कोई का, क्योंकि वो पचता नहीं जल्दी, क्योंकि उसके प्रोटीन्स थोड़े से मजबूत रहते हैं। लेकिन गर्म करने के बाद क्या होते हैं, वो थोड़े से लूज हो जाते। एक भी वैसी अंडा वगैरह भी देखो, तुम जितने भी प्रोटीनस चीजें खाते, दाल वगैरह खाते अपन, तो प्रोटीन्स क्या रहते हैं, वो थोड़े स्ट्रांग रहते, लेकिन हिट करने के बाद वो वीक हो जाते, इसीलिए अपन उनको खा लेते। लेकिन डीएनए आरएनए हिट करने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। जैसे कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद करो, ग्रिफिथ ने चूहे मारा था इंजेक्शन दे के आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, लेकिन एस स्ट्रेन को जब उसने हिट किल करा उसके बाद भी एस स्ट्रेन का डीएनए अच्छा था और आर स्ट्रेन ने वो डीएनए खींच लिया था। याद आ रहा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट चूहे मारने का? क्या किया था उसने? ही हिटेड द एस स्ट्रेन एंड ही हिट किल्ड देम। भले एस स्ट्रेन मर गया था, चूहे को कुछ कर रहा नहीं था वो, लेकिन जब उसमें आर स्ट्रेन डाले थे, सो आर स्ट्रेन पिक्ड अप द डीएनए फ्रॉम इट, मतलब उसका डीएनए अभी भी जिंदा था, उसका डीएनए अभी भी वर्किंग था। Even after hitting, its structure was not destroyed. Even it was chemically stable, structurally stable. So Griffith के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ मिलता, ये वाला प्रूफ मिलता। क्या प्रूफ मिलता है? एमसीक्यू पूछते, which of the following property can be proved with the help of Griffith's experiment? So structurally and chemically stability was proved by Griffith's experiment. कि DNA can be structurally and chemically stable. It was not destroyed even after heat killing the S strain. ओके, आरएनए का भी ऐसे रहता, स्ट्रक्चरली स्टेबल रहता, केमिकली अनस्टेबल रहता। बट अगर रिएक्टिविटी की बात है, डीएनए आरएनए में, सो डीएनए में थायमिन रहता, डीएनए में थायमिन है 3 मिथिल यूरासिल, थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप रहता है यूरासिल के स्ट्रक्चर में। और आरएनए में थायमिन एब्सेंट रहता, यूरासिल रहता, लेकिन थायमिन प्रेजेंट रहने की वजह से मिथिलेटेड हो जाने की वजह से यूरासिल के डीएनए बिकम्स मोर स्टेबल देन आरएनए। क्या बोल रहा मैं, ध्यान से सुनो। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, करेक्ट है, बट अमंग दिस टू हु इज मोर स्टेबल? दोनों में से स्टेबल कौन है ज्यादा? डीएनए इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए बिकॉज इट हैज थायमिन इन इट्स स्ट्रक्चर विच confers or which gives additional stability to the structure of DNA. एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती। थायमिन रहा ना, तो थायमिन क्या करेगा? रिपेयर में हेल्प करेगा, डीएनए रिपेयर क्या रहता? आपका जो डीएनए रहता, अब ये टूट गया, यहाँ से इतना टुकड़ा टूट गया डीएनए का, और इधर का डीएनए अच्छा है, ठीक है, इतने पीस यहाँ के 2-4 न्यूक्लियोटाइड्स टूट गए। अब ये टूटेगा ऐसा, डीएनए के ऊपर कोई तो भी फॉर एग्जांपल एक्सरे वगैरह गिर गया, या फिर अंदर कोई बैक्टीरिया ने अटैक करा, कोई वायरस ने थोड़ा सा अटैक कर दिया था तुम पे, तो वो वहां का डीएनए को उसने डैमेज कर दिया था। सो ये इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड पार्ट, एनी सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए डैमेज।
loss of nucleotides from DNA from any sequence is known as DNA damage. And when we add proper nucleotide, for example यहाँ पे adenine था इधर के स्ट्रैंड पे, लेकिन इधर अपने को क्या होना थाइमिन, लेकिन वो टूट गया तो डैमेज हो गया, अपन यहाँ पे थाइमिन ऐड करेंगे। यहाँ पे ग्वानाइन था तो यहाँ पे साइटोसिन, और पूरा का पूरा टुकड़ा वापस से नॉर्मल बना लेंगे। हीलिंग की प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको डीएनए की, हीलिंग खुद को रिपेयर करना। सो व्हेन यू मेक द डीएनए नॉर्मल, डैमेज पार्ट इज रिपेयर्ड, इट इज कॉल्ड डीएनए रिपेयर। तो ये रिपेयर करने के काम में एडिशनल स्टेबिलिटी देता तुम्हारे को थाइमिन। अपने को कोई वो पार्ट में जाने का नहीं है रिपेयर के बाद, वो अपने को है भी नहीं सिलेबस में, हायर डिस्कशन है, बट थाइमिन कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। हेंस डीएनए इज मच मोर स्टेबल, इट इज केमिकली लेस एक्टिव देन आरएनए। ओके, पहला पॉइंट समझ में आया, व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल, बिकॉज इट हैज थाइमिन। दूसरा पॉइंट, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए हैज पेयर्ड बेसिस, आरएनए हैज अनपेयर्ड बेसिस। अब इससे क्या होगा, तुम इस दिमाग लगाओ, अगर डबल स्ट्रैंडेड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, दोनों स्टेबल है, लेकिन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके दोनों पेयर्स, यहाँ पे पेयरिंग हुआ है ना, बेसिस की पेयरिंग हुआ है ना, तो फिर उसको उधर से कोई आके अटैक करेगा क्या, दूसरा कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा क्या, नहीं। लेकिन आरएनए के साथ क्या हो सकता है, इधर एडेनाइन है, ग्वानाइन है, यूरैसिल है, हो सकता है कोई एडेनाइन पे इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, उसने अगर इतना टुकड़ा तोड़ दिया, गया ना आरएनए, स्टेबिलिटी कम हो गई उसकी, बराबर है। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होने से और बेसिस अनपेयर्ड होने से उसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल उसको अटैक कर सकता, और इसी की वजह से आरएनए केमिकली थोड़े एक्टिव हो जाते, रिएक्टिव हो जाते। आरएनए इज देयरफॉर केमिकली रिएक्टिव बिकॉज इट इज डबल सिंगल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग अनपेयर्ड बेसिस, व्हिच मेक्स इट केमिकली रिएक्टिव एंड देयरफॉर इट बिकम्स केमिकली समवट लेबाइल एंड अनस्टेबल। लेबाइल मतलब उसको कोई भी आके छेड़खानी कर सकता, कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकता। Therefore, they act as catalyst. They have catalytic properties. They act as adapter molecule. ये दोनों चीजें मैं तुमको प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। प्रोटीन सिंथेसिस कि वो कैटलिस्ट का काम कैसे करते हैं, और एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या रहता है, एडाप्टर मींस इट विल पिक अप द अमाइनो एसिड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड। एडाप्टर का काम रहता है ट्रांसपोर्ट करना। सो आरएनए does not act as genetic material in most of the organisms, ज्यादा लोगों में नहीं रहता, but yes it shows chemical reactivity, hence it acts as catalytic molecule and adapter molecule. It helps in transportation of amino acids. Okay, but DNA can help in it can help in inheritance. It can help in inheritance, that is transmission of characters to next generation. समझ में आ रहा? ओके, सो लाइक दिस डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल हैविंग ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, एंड आरएनए इज लेस स्टेबल ड्यू टू दिस थिंग्स। लिख के रखें, ओके, ये याद भी करने का, दिमाग में बिठा लेने का। दोनों में भारी डीएनए चाहिए, ओके, लेकिन दोनों एक दूसरे के भरोसे पे काम करते हैं। नेक्स्ट वन, ओके, इसमें एक और है, डीएनए आरएनए कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स, RNA can synthesize proteins, but DNA is dependent on RNA. DNA इसमें क्या लिखने का, is dependent on RNA for protein synthesis. ये सारे जो पॉइंट्स बोल रहा मैं तुमको एनसीईआरटी के प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल जेनेटिक मटेरियल पैसेज में सब मिलेगा, कोई नया नहीं बोल रहा मैं, वही के पॉइंट सुना रहा हूं तुमको। सो डीएनए, आरएनए खुद प्रोटीन्स तैयार कर सकता डायरेक्टली, आरएनए कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज प्रोटीन्स, बट डीएनए कैन नॉट सिंथेसाइज डायरेक्टली प्रोटीन्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये बात तुमको समझ में आएगी कि डीएनए खुद क्यों नहीं प्रोटीन बनाता, इट इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, कुछ बच्चों ने क्या गलती करके है, डीएनए डज नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन्स। कितना अलग मीनिंग है, गलत अर्थ नहीं कर रहा। डीएनए डज नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट डीएनए पे से आरएनए बनता और आरएनए से प्रोटीन बनते, मतलब डीएनए इज इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो ऐसा मत बोलो डीएनए डज नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, क्या बोलने का, डीएनए इनडायरेक्टली सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए,
and RNA directly synthesizes proteins. RNA directly synthesizes protein. समझ गया? Okay, so this is about your stability and structural stability of DNA and RNA. दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? DNA. दोनों में ज्यादा जेनेटिक मटेरियल बोल के काम कौन करता है? इसके लिए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इज DNA. Okay. Nextly, if you come to slow changes, both DNA and RNA can show changes. Both DNA and RNA can show changes, but RNA can show faster mutation. उसमें जल्दी चेंज हो सकते. क्यों? क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इस पे कोई भी अटैक कर सकता. यहाँ का यूरेसिल भाग गया, उसके बदले एडेनाइन बढ़ गया, होगा चेंज, न्यूक्लियोटाइड बदल गया, बेस बदल गया वहां पे का, मतलब वहां पे म्यूटेशन हो गया. मतलब वहां पे म्यूटेशन हो गया. और जब भी म्यूटेशन होगा तो वो म्यूटेट होकर चेंज होगा आरएनए की उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी. तो इसके लिए क्या होता? बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन शो चेंजेस, बट इफ यू कंपेयर द रेट ऑफ चेंजेस, डीएनए शोज वेरी स्लो चेंजेस एंड आरएनए शोज फास्टर चेंजेस. डीएनए शोज लेस चेंजेस, आरएनए शोज फास्ट चेंजेस. दूसरी चीज, डीएनए रिमेन्स स्टेबल इवन आफ्टर योर एज इज इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट. तुम्हारी उम्र कितनी भी बढ़ती है, बुढ़ापे तक अपना डीएनए वैसे ही रहता. डीएनए बदलता नहीं अपना. डीएनए में चेंजेस बहुत स्लो होते, जबकि आरएनए में बहुत फास्ट चेंजेस होते. आरएनए को थोड़े से भी अगर टाइम मिल गया तो कुछ घंटों में भी बोलेगा, कुछ मिनटों में भी चेंजेस हो जाते हैं आरएनए में. ओके, तो इसके लिए क्या होता? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, but RNA is genetic material in those organisms which have very short lifespan. For example, viruses. So RNA किसमें genetic material रहता? Viruses. Viruses have RNA as genetic material because of their short lifespan, and therefore viruses mutate at a faster rate. वायरसेस म्यूटेट एट वायरस बहुत जल्दी खुद को म्यूटेट करते, चेंजेस करते. इसके लिए कई बार वायरल ड्रग्स को, वायरल इन्फेक्शंस में दवाइयां असर नहीं करती, क्योंकि वायरस खुद को मॉडिफाई कर लेता, वो दवाई का असर ही नहीं होता वायरस पे. ऐसे टाइम पे फिर अपने को वायरल डिसीजेस पे हमेशा रिसर्च करते रहना पड़ता, उनका जीनोम पकड़ना पड़ता. जीनोम पता चला तो उसके ऊपर से एंटीबायोटिक्स तो उन पे काम नहीं करती, बट एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह ढूंढना बहुत मुश्किल था. इसीलिए कोविड में कोरोना के ऊपर जो ड्रग नहीं मिल रही, उसका रीजन भी यही है कि उसका जो कुछ भी वर्किंग है उसके आरएनए का वगैरह, तो वो उसके ऊपर अटैक करने वाला केमिकल अपने को अभी तक बनाते नहीं आ रहा. उसकी वैक्सीन इसीलिए बना नहीं पा रहे अपन जल्दी से. ये कई रीजन में से एक रीजन है, बाकी भी और बहुत से रीजन है. बट प्रेजेंस ऑफ आरएनए, presence of mutation in viruses makes them stronger and they mutate at a faster rate, which makes us difficult to control that viral diseases. ओके, सो वायरल दोनों स्लो चेंजेस होते हैं, लेकिन डीएनए में चेंजेस बहुत स्लो होते हैं और वो ज्यादा स्टेबल रहता उम्र बढ़ते के साथ भी. लेकिन आरएनए फास्ट म्यूटेट होता एंड हेंस वायरसेस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल. And last property, it should be able to express it in the form of Mendelian character. मतलब वो खुद को ट्रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना. जैसे डीएनए में टुकड़े रहते, जीन्स रहते, उनके ऊपर से कुछ तो भी कैरेक्टर, जैसे कि आपका हेयर कलर डिसाइड होता, सिकल सेल एनीमिया डिसाइड होता, सब देखे अपन ने मेंडल में. हीमोफीलिया वाला जीन रहता, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाला जीन रहता, मतलब वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा, वो अपने को एक कैरेक्टर दे रहा कि अपने बॉडी में नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो रही, अपने स्किन का कलर डिसाइड कर रहा. ठीक है, आरएनए भी ऐसा कर सकता. इन वायरस वो कोड बना सकता, वायरस को अटैक करने की कैपेसिटी देता. अलग अलग वायरल ट्रेट्स अलग रहते हैं, अपने ट्रेट्स अलग रहते हैं. ठीक है, सो दोनों डीएनए एंड आरएनए कैन एक्ट, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स. दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स. आरएनए प्रोड्यूसेस डायरेक्टली प्रोटीन्स, डीएनए प्रोड्यूसेस इनडायरेक्टली, बट इट आल्सो प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स. सो इसका मतलब क्या है? दे कैन गिव अस द कैरेक्टर. Okay, so this is all the discussion why DNA and RNA are the best genetic material, because they possess all these four properties. Proteins में replication नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी रिप्लिकेट नहीं करते, लिपिड्स भी नहीं करते, पहली प्रॉपर्टी नहीं. दूसरी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरली केमिकली कुछ प्रोटीन बहुत स्टेबल रहते, कुछ प्रोटीन्स बहुत स्टेबल रहते, लेकिन कुछ प्रोटीन्स बहुत ही लेबाइल रहते. तीसरा, कुछ प्रोटीन्स म्यूटेशन लिमिटेशन नहीं दिखाते, इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं. और प्लस वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर. इनफैक्ट वो खुद ही डीएनए आरएनए की वजह से प्रोड्यूस होते, तब जाके अपने को उसका एक कैरेक्टर मिलता. तो मतलब ये जो चार कैरेक्टर है, ये चार कैरेक्टर चारों के चारों डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन बिटीन में नहीं है. इसके लिए डीएनए एंड आरएनए आर दी ओनली जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल फॉर अस. ओके, समझ में आया? राइट, ये वाला पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन था. थाइमिन वाला डिस्कशन अच्छे से याद रखो. थाइमिन एडिशनल स्टेबिलिटी देता डीएनए को, वो एब्सेंट रहता आरएनए में, इसके लिए वो कम स्टेबल रहता.
ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बीट खत्म होता प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एट लास्ट जस्ट सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब इतने इसके ऊपर से मैं यूज करके पॉइंट्स बना रहा, आपको ये लिख के रखो, ये क्वेश्चन आके गया था, नालायकों ने फिर गंदा करे आपसे, मैं उम्मीद नहीं करता कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन क्या बोल सकते हैं, एंड टाइम पे क्या घन करके आएंगे तुम्हारा भी भरोसा नहीं। सो इसके लिए प्लीज राइट डाउन डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट पॉइंट, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस आर ऑल आर पेयर्ड इन डीएनए, नाइट्रोजन बेसेस आर पेयर्ड इन आरएनए दे आर अनपेयर्ड, they are mostly unpaired, but pairing may be present in some folded regions like folded regions of RRN, वो भी लिखना पड़ेगा तो डिफरेंस बराबर होगा। bases are paired, the bases are unpaired, but folded region may show pairing, complementary base pairing may be present. Okay, then third one, DNA and RNA में क्या है डिफरेंस? it acts as genetic material in all living organisms except some plant viruses and some animal viruses. It is the genetic material in some plant viruses like TMV, QB, bacteriophage and HIV. ये तो रट्टा मारने के 3 एग्जांपल्स। QB बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस ही रहते ना, वो भी बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। सो इनमें जेनेटिक मटेरियल अपने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्ट देम, और वो उधर डाल दिए तो बाकियों में डीएनए रहता है, राइट। देन इसके बाद का डिफरेंस, केमिकल डिफरेंस क्या है? शुगर कैसी है दोनों की? डीएनए की शुगर क्या है? C5H10O4 दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए की शुगर क्या है? C5H10O5 ऑक्सीराइबोस शुगर। आपको पॉइंट में दिया, कैन यू पॉइंट आउट द टू केमिकल डिफरेंसेस इन आरएनए एंड डीएनए? वही पैसेज में आपको इटैलिक्स में क्वेश्चन मिलेगा छोटा सा, सो उसके 2 आंसर बनेंगे। शुगर का डिफरेंस क्या है? इसमें O4 रहता है, उसमें O5 रहता है, डीऑक्सीराइबोस, इसकी ऑक्सीराइबोस शुगर। इसका नाइट्रोजन बेस कौन से? इसके अंदर थाइमिन इज प्रेजेंट, यूरासिल इज एब्सेंट। इसका डिफरेंस क्या लिखने का? यूरासिल इज प्रेजेंट, थाइमिन इज एब्सेंट। नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस ध्यान में, थाइमिन इज प्रेजेंट, यूरासिल इज एब्सेंट, यूरासिल इज प्रेजेंट, थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए, राइट। देन नेक्स्ट डिफरेंस लेने का, द रेशियो ऑफ प्यूरिन इज टू पायरिमिडिन इज ऑलवेज 1:1। रेशियो ऑफ प्यूरिन इज टू पायरिमिडिन इज ऑलवेज 1:1। डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन का रेशियो 1:1 है। मतलब क्या? अब डीएनए में प्यूरिन कौन से रहते हैं? एडेनाइन प्लस ग्वानाइन, एडेनाइन और ग्वानाइन आर प्यूरिन्स, एंड पायरिमिडिन्स कौन है? साइटोसिन प्लस थाइमिन, सो दैट रेशियो इज ऑलवेज 1:1। तुम अगर डीएनए का स्ट्रैंड देखिए, एक बड़ा, कितना भी बड़ा ले लो स्ट्रैंड, उसके अंदर एडेनाइन काउंट करो कितने है, ग्वानाइन काउंट करो, साइटोसिन काउंट करो, दोनों स्ट्रैंड पे भी सब तरफ पूरे टोटल काउंट करो, तो टोटल नंबर ऑफ एडेनाइन प्लस टोटल नंबर ऑफ ग्वानाइन, फॉर एग्जांपल 105 है वो, सो साइटोसिन प्लस थाइमिन भी 105 रहेंगे। कम ज्यादा रहेंगे, साइटोसिन ज्यादा रहेंगे, थाइमिन कम ज्यादा रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब तुम दोनों की टोटल करेंगे तो 105 ही आएंगे, हमेशा वही आएंगे, क्योंकि डीएनए में जितने प्यूरिन रहते हैं उतने पायरिमिडिन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि पेयरिंग होती ना, इधर एक एडेनाइन है तो इधर थाइमिन रहेगा, मतलब एक प्यूरिन है तो उसकी पेयरिंग पायरिमिडिन से होती। सो पेयरिंग होने की वजह से क्या होता है? द रेशियो ऑफ प्यूरिन इज टू पायरिमिडिन is always 1:1. This is called Chargaff's rule. इसको किसका रूल बोलते हैं? Chargaff's rule. एरविन चारगैफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिए थे that ratio of purine is to pyrimidine, that is adenine plus guanine divided by cytosine plus thymine, A plus G by C plus T is always 1:1 in DNA. This pairing is absent in RNA. Pairing is absent in RNA, it is single stranded. So adenine plus guanine by uracil plus cytosine is never 1:1. ये रेशियो कभी भी 1:1 नहीं रहता, मतलब प्यूरिन बाय पायरिमिडिन इज नेवर 1:1, क्योंकि देखो हो सकता है एडेनाइन बहुत सारे हैं, ग्वानाइन 2-4 ही, थाइमिन है ही नहीं, यूरासिल 2-4 है, तो ये रेशियो कभी भी 1:1 नहीं आता। पेयरिंग ही नहीं, पेयरिंग होंगी तो उतने बराबर प्यूरिन रहेंगे, बराबर पायरिमिडिन रहेंगे, राइट। सो ये रेशियो कभी भी 1:1 नहीं रहता। सो इट इज डीएनए मींस चारगैफ्स रूल इज नॉट फॉलोड, चारगैफ्स रूल इज नॉट फॉलोड इन आरएनए। ओके, सो दीज आर द 6 मेजर डिफरेंसेस। इसके अलावा अभी जो डिफरेंसेस बोला उसके हिसाब से लिखो, बोला क्या रहेगा? 7th डिफरेंस, 7 डिफरेंस, ये चारगैफ्स रूल वाला पॉइंट लिख के रख लो। तुमको एमसीक्यू पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ट्रू फॉर डीएनए, सो ये रेशियो 1:1 रहता। एमसीक्यू में ऐसा रहता A प्लस T बाय G प्लस C इज इक्वल टू 1:1, दिखते सेम। सर दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है, ये एडेनाइन और थाइमिन है,
एक प्यूरिन है एक पायरिमिडिन है, इधर एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन है, ये रेशो 1:1 नहीं रहता। प्यूरिन प्लस पायरिमिडिन बाय प्यूरिन प्लस पायरिमिडिन, दिस इज नॉट 1:1। व्हाट इज 1:1? ऑल प्यूरिन्स प्लस ऑल पायरिमिडिन इज 1:1। ओके, तो ये रेशियो याद रखने का। यस, दिस रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन ऑर्गेनिज्म। दिस रेशियो इज कांस्टेंट। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में अगर तुमने डीएनए निकाले, उसमें एडेनिन कितने काउंट करे, ग्वानिन काउंट करे, थाइमिन काउंट करे और यूरेस अपने साइटोसिन काउंट करे। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, ये जोड़ जो है एडेनिन और थाइमिन का सम डिवाइडेड बाय ग्वानिन और साइटोसिन का सम, ये 1.2 आएगा। इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी मेरे बॉडी के पूरे डीएनए में। कोई भी सेल निकाल लो, उसमें डीएनए, उसमें जो ये रेशियो रहेगा A+T/G+C, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज, बट दिस रेशियो इज 1:1 फॉर ऑल स्पीशीज। समझ रहा क्या है? दिस रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। किसी में 0.2 रहेगा, किसी में 1.2 रहेगा, किसी में 4.1 रहेगा, किसी में 2.1। गिवन स्पीशीज की बॉडी में वो रेशियो, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, बट ये रेशियो हमेशा 1:1 है। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स ये जाने दो। ये हो गया पॉइंट। Chargas rule is followed here. Chargas rule is not followed in RNA. DNA is chemically and structurally more stable than RNA. अभी देखिए अपन ने DNA ज्यादा स्टेबल है as compared to RNA, and RNA is chemically and structurally less stable. That is, it is more reactive. It is more reactive than DNA. ज्यादा रिएक्टिव रहता है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड रहता, उसमें बेसिस अनपेयर्ड रहते, राइट। देन इट इनडायरेक्टली synthesizes proteins. It indirectly regulates protein synthesis, whereas RNA directly synthesizes protein. It directly synthesizes proteins. It directly synthesizes proteins. Point number 8. Point number 9. RNA mutates at a faster rate. Mutates at faster rates. जल्दी म्यूटेट होता. It mutates slowly. It mutates slowly. It mutates slowly क्योंकि वो लेस स्टेबल है ना, वो लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल. Then लोकेशन डाल दो. DNA is present in nucleus, mitochondria and chloroplast. DNA is present in nucleus, mitochondria and chloroplast, whereas RNA is present in a nucleus, mitochondria, chloroplast, cytoplasm, ribosomes वो ज्यादा जगह पे प्रेजेंट रहता है. RNA, DNA सिर्फ 3 जगहों पे रहता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. दिस इज प्लास्टिड्स. ओके, प्लास्टिड्स में रहता. माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए रहता, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए. ऐसा देखा जाए तो और कोई 10 डिफरेंसेस निकलेंगे तुमको डीएनए के अंदर के, आरएनए डीएनए दोनों के डिफरेंस के अंदर, उनके और स्ट्रक्चर के अंदर. तो बेसिक डिफरेंसेस जो थे मैंने आपको बताया, शुगर और नाइट्रोजन बेस वाला, बहुत सारे डिफरेंसेस निकलेंगे. बट आपको एटलीस्ट 6 लिखने के थे, सिर्फ इतने 10 में से सिर्फ 6 लिखने के थे. वो भी गलत करके आए, कोई को 2.5 मार के, कोई को 2 है, कोई को 1 ही मार के, इधर के उधर करके आए. इतने आसान क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में मार्क्स जा रहे तो समझ लो मेरी कितनी जान जलनी चाहिए, और तुमने तो फिर मुंह भी नहीं दिखा. ठीक है, तो अब अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए. 10 डिफरेंस मैंने बताया आपको, होमवर्क के जैसा लो, एडिशनल और 1-2 ढूंढ के निकालो, लेकिन दिमाग में रखो, याद रखो ये डिफरेंसेस. दी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज. रिप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी है, म्यूटेशन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए केमिकली स्ट्रक्चरली, और वो खुद को एक्सप्रेस करते आना चाहिए, मेंडेलियन कैरेक्टर्स. ये लर्न करो, मैं क्लास में लर्न कराता था वैसा लर्न कर लो. मैं एक को पूछ के कैसा चारों को याद कराता था, 4 चीजें, कोई अपन चारों चीजें याद कर लो. व्हाट आर दी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, सो हियर आई विल स्टॉप. अपन इसके बाद डीएनए का डिस्कशन देखेंगे. टाइप्स ऑफ आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस में लूंगा, जब काम आएगा तब उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, उनका वर्किंग भी बताऊंगा. इसके बाद अपन डीएनए की पहले रिप्लिकेशन देखेंगे, डीएनए कैसा कॉपी होता है, डीएनए बनता कैसे, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, वो चीजें, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वगैरह, कुछ प्रॉब्लम छोटे मोटे जो भी रहेगा. सो विल सी इट इन आवर नेक्स्ट पार्ट.